नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं स्टडी विद इंटरेस्ट एंड लव। घटना चक्र का सीरीज चल रहा है जिसमें कि इकोनॉमी का सेशन है और इसमें चैप्टर है राजकोषीय नीति एवं राजस्व। तो और अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर पिछला वीडियो देखिए। और इसमें घटना चक्र में सारे सब्जेक्ट पर वीडियो बनाया जा रहा है जो सामने शेड्यूल लगाया गया है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, इकोनॉमी, साइंस, हिस्ट्री। तो उसको भी आप लोग जाकर देख सकते हैं और अगर आप लोग को पसंद आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोग सर्विस सेक्टर का चैप्टर कर रहे थे, उसमें 20 क्वेश्चन हो गया था और आज 21 नंबर करते हैं। 21वां क्वेश्चन है वर्ष 2001 से 5 के मध्य निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र की वृद्धि दर निरंतर बढ़ी है? तो यह है सर्विसेज यानी सेवा। 22 है जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का अंश ये होता है बढ़ता है। और फिर 23 नंबर है वर्ष 2011-12 से 2015-16 की अवधि में भारतीय अर्थव्यवस्था की आर्थिक वृद्धि दर में सेवा क्षेत्र योगदान है। तो यह है 69%। ये 2017 का है क्वेश्चन। तो इसी के साथ ये समाप्ति होता है और नेक्स्ट चैप्टर आता है राजकोषीय नीति एवं राजस्व। इसके नोट्स देखते हैं। सरकार द्वारा देश में स्थिरता के साथ विकास को बढ़ावा देने हेतु राजकोषीय नीति का क्रियान्वयन किया जाता है। राजकोषीय नीति का क्रियान्वयन बजटीय घोषणाओं के माध्यम से किया जाता है। राजकोषीय नीति के 4 उपकरण हैं: कर, सार्वजनिक व्यय, ऋण एवं नई मुद्रा का निर्गमन। कर यानी टैक्स सरकार को दिया जाने वाला एक अनिवार्य भुगतान होता है जिसके बदले में सरकार किसी प्रतिपूर्ति का वादा नहीं करती है। करों को 2 भागों में बांटा जाता है, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष। ऐसे कर जिन्हें दूसरे पर टाला जा सके अप्रत्यक्ष कर कहलाते हैं, जबकि ऐसे कर जिन्हें दूसरे पर टाला न जा सके उसे प्रत्यक्ष कर कहते हैं। कर की दर के निर्धारण के आधार पर करारोपण के 4 मॉडल हैं: प्रगतिशील, अनुपातिक, प्रतिगामी और अधोगामी। प्रगतिशील करारोपण जब आय में वृद्धि के साथ साथ कर की दर में वृद्धि होती जाए तो ऐसे करारोपण की प्रगतिशील करारोपण कहा जाता है। अनुपातिक करारोपण तो ये जब आय चाहे जितनी भी बढ़ जाए परंतु कर की दर में कोई परिवर्तन न हो तो इस प्रणाली को अनुपातिक करारोपण कहते हैं। प्रतिगामी करारोपण तो यह है जब आय में वृद्धि के साथ कर की दर में कमी कर दी जाए तो इसे प्रतिगामी करारोपण कहते हैं। अतः आगे अधोगामी करारोपण तो यह जब कर की दर एक निश्चित सीमा तक आय में वृद्धि के साथ बढ़े परंतु उस सीमा के बाद स्थिर हो जाए तो इसे अधोगामी करारोपण कहते हैं। आगे आता है लैफर वक्र, यानी लैफर वक्र का प्रतिपादन आर्थर लैफर द्वारा किया गया था। यह वक्र कर की दर एवं कर से संग्रहित राजस्व के मध्य ऋणात्मक संबंध को दर्शाता है। वक्र के अनुसार यदि एक सीमा के बाद कर की दर बढ़ा दी जाए तो कर राजस्व में कमी आने लगती है। इसके विपरीत यदि कर की दर में कमी की जाती है तो कर राजस्व में वृद्धि होती है। इसके 2 प्रमुख कारण हैं: कम दर के कारण कर की चोरी में कमी आती है, दूसरा है कर की दर व्यापार एवं वाणिज्य को बढ़ा देती है, जिसके आधार पर बढ़ जाता है। देखिए यहाँ पर लैफर वक्र बनाया गया है। तो अब आगे आता है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आर्थिक मंदी के समय निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाए जाने की सर्वाधिक संभावना होती है? तो यह होती है सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में वृद्धि करना। आगे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है वित्त मंत्री संसद में बजट प्रस्तुत करते हुए उसके साथ अन्य प्रलेख भी प्रस्तुत करते हैं जिनमें बृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण भी सम्मिलित रहता है। यह पूर्वोक्त प्रलेख निम्न आदेशन के कारण प्रस्तुत किया जाता है। तो ये होता है राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2023 के प्रावधान यानी FRBM। ये देखिए यहाँ पर FRBA 2003 का है और FRBM अधिनियम एक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से गैर वित्तीय ऋण में सम्मिलित है। तो इसमें है परिवारों का बकाया गृह ऋण, क्रेडिट कार्डों पर बकाया राशि, राजकोष बिल। तो ये देखिए 2020 का क्वेश्चन है, ये तीनों सही था। नेक्स्ट है भारतीय बजट 2021-22 के अनुसार वित्त मंत्री ने कृषि ढांचा एवं विकास शेष के नाम से एक नया कर प्रस्तावित किया है। तो यह कर कितने उत्पादों पर लगाया जाएगा? तो यह है 29।
5वां क्वेश्चन है, भारत के केंद्रीय बजट में संस्थागत कृषि साख का प्रभाव बढ़ाने के लिए वर्ष 2020-21 के लिए क्या साख लक्ष्य रखा गया है? तो यह है 15 लाख करोड़ का। पीएम केयर्स कोष के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए इसमें ये है, इनमें से कोई नहीं या ऊपर से अधिक है। देखिए पहले इसको पढ़ते हैं, उसके बाद इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ट्रस्टी नियुक्त किया गया कोई भी व्यक्ति निःशुल्क रूप से कार्य करेगा। दूसरा है, इस कोष में पूरी तरह से व्यक्तियों संगठनों से स्वैच्छिक योगदान होता है। तीसरा है, इसका प्राथमिक उद्देश्य किसी भी प्रकार की आपात या संकट की स्थिति से निपटने और प्रभावितों को राहत प्रदान करना है। डी है, इसे कोई बजटीय सहायता नहीं मिलती है। तो देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देते हैं। कोविड-19 महामारी जैसी आपातकालीन संकट या समस्याओं से निपटने के लिए प्राथमिक उद्देश्य के साथ एक समर्पित निधि रखने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए प्रभावितों को राहत प्रदान करने हेतु पीएम केयर्स कोष को पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में स्थापित एवं पंजीकृत किया गया। प्रधानमंत्री पीएम केयर्स कोष के पदेन अध्यक्ष तथा रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री भारत सरकार कोष के पदेन ट्रस्टी हैं। कोष के सचिव के रूप में प्रधानमंत्री कार्यालय के संयुक्त सचिव प्रशासन अवैतनिक आधार पर प्रशासित करेंगे तथा उन्हें पीएमओ निदेशक उप सचिव प्रशासन के रैंक के एक अधिकारी द्वारा अवैतनिक आधार पर सहायता प्रदान की जाएगी। इस कोष में पूरी तरह से व्यक्तियों संगठनों से स्वैच्छिक योगदान होता है। इस कोष को कोई बजटीय सहायता नहीं मिलती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में जेंडर बजटिंग कब शुरू किया गया था? तो यह किया गया 2005-06 में। 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर संघीय करों के कुल आय का किस हिस्सा केंद्र से राज्य के मध्य वृद्धि के लिए निश्चित किया गया? तो यह है 42%। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन और कारण का इसमें है। तो कथन दिया है, जीडीपी के प्रतिशत के रूप में भारत सरकार का राजकोषीय घाटा 2017-18 में बजट अनुमान की तुलना में अधिक था। तो सही है, अधिक ही था। कारण है, वह 2017-18 में अप्रत्यक्ष करों की वसूली जीएसटी लागू हो जाने के कारण सापेक्षता कम थी। तो ये भी सही है, यानी कि ये दोनों सही है और सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है। ये 7 का 11वां क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है, पिछले दशक में भारत के जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कर राजस्व में सतत वृद्धि हुई। देखिए सतत वृद्धि जहाँ पे यहाँ पे आता है, ऐसे वृद्धि हुई या कमी हुई तो गलत हो जाता है, तो इसको ये गलत हो गया। पिछले दशक में भारत के जीडीपी के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटे में सतत वृद्धि हुई, फिर वही आया तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार ऑप्शन डी हो जाएगा, न तो 1 और न ही 2। 2017 क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में सम्मिलित हो सकता है? तो देखिए ये होगा, राज्य सरकारों के सभी कर्मचारी जो संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचना किए जाने की तारीख के पश्चात सेवा में आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी के क्रियान्वित किए जाने के सर्वाधिक संभावित लाभ क्या हैं? तो ये हो जाते हैं, यह भारत में बहु प्राधिकरणों द्वारा वसूल किए जा रहे बहुल करों का स्थान लेगा और इस प्रकार एकल बाजार स्थापित करेगा। तो ये सही है। यह भारत के चालू खाता घाटे को प्रबलता से कम कर उसके विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने हेतु उसे सक्षम बनाएगा। तो ये गलत है। यह भारत की अर्थव्यवस्था की समृद्धि और आकार को बृहद रूप से बढ़ाएगा और उसे निकट भविष्य में चीन से आगे ले जाएगा। तो ये गलत है। इस प्रकार ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल 1। 2017 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम जीएसटी नियमों के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक प्रावधान है? तो यह है 101वां संविधान संशोधन। निम्नलिखित मदों पर विचार कीजिए। छिलका उतरे हुए अनाज, देखिए इसमें बताना है कि जीएसटी के अंतर्गत किसको छूट प्राप्त है। देखिए छिलका उतरे हुए अनाज पर छूट है, मुर्गी अंडे पकाए हुए ये छूट है, और यहाँ डिब्बा बंद मछली तो इस पे लगेगा, जो ये डिब्बा पैक रहेगा तो इस पे लगेगा। विज्ञापन सामग्री युग समाचार इस पे नहीं लगेगा। तो इस प्रकार 1, 2, 4 ऑप्शन सी। किसे जीएसटी के दायरे के अंदर रखा गया है? मानवीय उपभोग के लिए शराब नहीं है, विद्युत नहीं है, पेट्रोल नहीं है, घी है। ये तीनों अभी तक नहीं है। जुलाई 2017 से वस्तु एवं सेवा कर को लागू करने का यह प्रत्याशा, तो देखिए यह भारतीय बाजार में एकरूपता आएगी और कर अनुपालन में सुधार आएगा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ये दोनों है। जीएसटी में निम्नलिखित में से कौन सा कर शामिल नहीं किया गया है? देखिए सीमा शुल्क। नेक्स्ट है,
भारतीय अर्थव्यवस्था में जीएसटी का संग्रह अक्टूबर 2020 में रहा 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक था 2020 का। नेक्स्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण 2015-16 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे भारतीय अर्थव्यवस्था का चक्रव्यूह चुनौती माना गया है? तो यह है भारतीय अर्थव्यवस्था का समाजवाद से निर्गमन रहित सीमित बाजारवाद की ओर जाना। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2017-18 के संघ सरकार के बजट की 10 मुख्य विषय वस्तुओं में से निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? निर्यात निष्पादन यही नहीं सम्मिलित है, बाकी गरीब एवं अल्प सुविधा प्राप्त लोग, युवा वर्ग, ग्रामीण जन समुदाय, ये सब सही है। तो इस प्रकार आइए इसमें 20 क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट करेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए हम लोग यहीं पर इसको समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट उसी जगह शुरू किया जाएगा जहाँ पर छोड़ा हुआ है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।